अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल रूहानी कुव्वतें। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रूहानी कुव्वतों को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मैं टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ा हो गया। जब मेरी बारी आई मैंने जेब में हाथ डाला तो सुन्न हो गया। वॉलेट मेरी जेब से गायब था। मैंने दोनों जेबें टटोली, फिर भी पैसे ना मिले, जबकि मैंने उस फिल्म के लिए बहुत इंतज़ार किया था, क्योंकि उस फिल्म की अदाकारा मेरी पसंदीदा थी। मजबूरन मुझे स्टॉल की टिकट लाइन में खड़ा होना पड़ा, उस पर सितम ज़रफ़ी कि किसी ने मेरी जेब काट ली। मैं वापस जाने के लिए मुड़ा, अचानक किसी ने नाम लेकर पुकारा। आवाज़ नस्वानी थी। मैं चौंका, क्योंकि उस शहर में मेरी किसी से कराबतदारी न थी। अभी उस शहर में आए मुझे महज 15 रोज़ हुए थे और 2 रोज़ पहले ही मैं होटल से किराए के घर में मुंतकिल हुआ था। फिर ये निस्वानी आवाज़ मुझे सोचों में मुब्तला कर रही थी। मैंने इधर उधर देखा। गेट के पास एक लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। उस दोशेज़ा का हुस्न अपने उरूज पर था। मैं इस कदर हसीन लड़की को देखकर ठटक गया। भला इस कदर हसीन लड़की, और वो भी मुझे बुलाएगी? उसने मुझे धीमे अल्फाजों में आवाज़ दी, तैमूर साहब। मैं दौड़ कर उसके करीब भागा। ये लीजिए अपना पर्स और आइंदा से एहतियात बरतें। मगर ये आपको कैसे मिला? मैं कोई चोर नहीं हूँ। गाड़ी से उतरते हुए ये पर्स मेरे पाँव से टकराया और खोल के देखा तो आपके नाम का पता चला। फिर तस्वीर देखी तो आपको पहचान गई, इसलिए आपका नाम पुकारा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझा किसी ने उड़ा लिया। मैंने टिकट ली और फिल्म देखने में मुब्तला हो गया। उस फिल्म की अदाकारा मेरी आंखों से ओझल हो गई और मैं मुसलसल उस दोशेज़ा का तसव्वुर करने लगा। मेरा जी चाह रहा था कि फ़िल्म ख़त्म होने के फ़ौरन बाद मैं उस दोशेज़ा से बात करूंगा, उससे मिलने जाऊंगा, मगर हमेशा की तरह मेरी शर्म आड़े आई। मैं सोचों में गुम हो गया। वो लड़की इस कदर मेरे असाब पर सवार हो गई कि इसका नतीजा ये निकला कि मैं ना तो कोई काम तरीके से कर पाता था और ना तो मुझे भूख लगती थी। मेरी भूख तो जैसे जड़ से ही ख़त्म हो गई थी। मैं हर कीमत पर उस दोशेज़ा से मिलने को बेचैन था। दूसरे रोज़ दफ्तर से वापसी पर मैं गर्ल्स कॉलेज के सामने से गुजरा। खुदा का करना ये हुआ कि वो दोशेज़ा मुझे नज़र आ गई। यकदम मेरी मोटरसाइकिल को तो जैसे खुद ब खुद ब्रेक लग गए। आप पैदल जा रही हैं? क्या मैं पैदल नहीं चल सकती? लड़की ने खूबसूरती से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आइए मैं घर पहुंचा दूं। वैसे भी आपके एहसान का बदला चुकाना बाकी है। अगर आप बदला चुकाना चाहते हैं तो मैं पैदल ही भली। अगर आप हमदर्दी कर रहे हैं तो मैं यकीनन आपके साथ ज़रूर चलूँगी। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की। किसी अजनबी लड़की के साथ जाना मुझे बहुत अजीब लग रहा था, पर दूसरे पल मैंने अपनी गर्दन को फ़क्र से ऊंचा किया कि मैं खूबसूरत दोशेज़ा के साथ जा रहा हूँ। लड़की रास्ता बताती रही और हम दोनों शहर के खूबसूरत इलाके में पहुँच गए। बस यहाँ रोक दें। एक खूबसूरत कोठी के सामने पहुँचकर लड़की ने कहा। वो चाय का पूछने लगी। मैं यकीनन मना न कर सका और हम दोनों अंदर की जानिब चल। कोठी बहुत खूबसूरत थी, बहुत बड़ी थी, हर चीज़ सलीके से तरीके से रखी हुई थी। आप यहाँ अकेली रहती हैं? जी हाँ, मेरे वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं। जो रुपए छोड़ कर गए उसी से मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की और मेरे साथ 2 मुलाजिम रहते हैं। मैं तो दिल ही दिल खुश होने लगा और मन ही मन बोलने लगा, चलो ये खूबसूरत लड़की अकेली रहती है और फिर रस्मी वालिदैन भी नहीं है। बात पक्की हो गई। अब उस लड़की से मिलना आसान हो गया। मैं भी इस शहर में अकेला हूँ, मुलाकात होती रहेगी। लेकिन आपने मेरा नाम नहीं पूछा अभी तक, जबकि मैं आपका नाम जान चुकी हूँ। अरे हाँ, वाकई आपका नाम पूछना भूल गया और ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई, मैंने एतराफ़ करते हुए कहा। दरअसल मुझे आपकी खूबसूरती देखकर पूछने का हौसला नहीं हुआ। मेरा नाम शहज़ादी है। मेरे तो कानों में जैसे मानो घंटियां बजने लगी हो। तुम किसी शहज़ादी से कम भी नहीं, मैं मन ही मन बोलने लगा। चाय पीकर मैंने इजाज़त मांगी। शाम का अंधेरा अपने उरूज पर था और कुछ दुनियादारी का एहसास भी मुझे मुजरिम बना रहा था। अगली शाम मैं फिर शहज़ादी के पास पहुंच गया। उसने मेरे लिए लजीज खाने तैयार कर रखे थे। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि जिस कदर शहज़ादी हसीन है उससे कहीं ज़्यादा समझदार है। उनकी बातों में मिठास है, उठने बैठने बात करने के अंदाज में एक शाहाना वक़ार था। मैं मन ही मन उन्हें अपने साथ ले जाने का इरादा कर चुका था, जबकि माँ बहुत खुश होगी क्योंकि वो मेरे लिए पहले ही लड़कियां तलाश कर रही है। शहज़ादी उन्हें ज़रूर पसंद आएगी।
मेरे तो सर पर जैसे शहज़ादी की मोहब्बत का भूत ही सवार हो चुका था। मैं अब दफ्तर का काम भी सही तरीके से ना करता, शाम होते ही शहज़ादी के पास चल पड़ता। एक रोज़ काम की ज़्यादती की वजह से मैं मिलने ना जा सका। यकदम दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलते ही सामने शहज़ादी खड़ी थी। मैं तो देखता का देखता ही रह गया। मुझे अचानक शहज़ादी के आ जाने की तवक्को ना थी। मेरा कमरा बेहद गंदा हो रहा था, किताबें अपनी जगह पर ना थीं, गंदे और झूठे बर्तन इधर उधर पड़े थे। मैं बेहद शर्मिंदा था। आपको मेरे घर का पता कैसे चला? शहज़ादी ने बात टालते हुए मेरा सारा कमरा तकरीब से साफ़ कर दिया और बैठ गई। आपका कमरा आसेब ज़दा लगता है। आसेब ज़दा? वो कैसे? मैंने हिचकिचाते हुए हैरत से पूछा। इस कदर वीरान है जैसे यहाँ जिन भूतों का बसेरा हो। भूत? मैं इन सब पर यकीन नहीं करता। ये महज लोगों का वहम है और कुछ नहीं। हो सकता है, शहज़ादी ने नरमी से जवाब दिया। मैं चलती हूँ। कल शाम को फिर से मुलाकात होगी। मैं आपकी मुंतज़िर रहूँगी। और वो वहाँ से चल दी। उसके आने से मैं बहुत खुश था। अगली शाम शहज़ादी के पास चल पड़ा। शहज़ादी सहन में बैठी मेरी मुंतज़िर थी। उसके बाद हम दोनों अंदर की जानिब चल पड़े। शहज़ादी चाय बनाने किचन में जा चुकी थी। थोड़ी ही देर में यकदम लाइट चली गई। मुझे उस वीरान बहुत खौफ आ रहा था। मेरे कानों तले सरसरी हवा चल रही थी। इतने में शहज़ादी को मैंने अपने पास पाया। तु, तु, तुम? मैं हिचकिचाते हुए बोला। शहज़ादी बोली, डरो मत। उसने अपने हाथों को इतना बढ़ाया कि मेन लाइट का फ्यूज़ खोल दिया, जबकि वो हमारे बहुत फासले पर था। मैं तो पसीना पसीना हो गया। मैं सोफ़े से उठना चाह रहा था, मगर कोई हरकत ना कर सका। तैमूर साहब, आप भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते, मगर मैं करती हूँ। शहज़ादी के ये आखिरी अल्फाज। उसके बाद पूरी कोठी में एक खौफ की लहर दौड़ गई। पूरी कोठी खाली हो गई। सिवाय मेरे उस कोठी में कोई ना था और मैं पागलों की तरह भाग रहा था। आज इस वाक़े को बरसों हो गए हैं। मैं अपनी बीवी और बच्चों के हमरा खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। और आज भी इतने बरसों के बाद ये सवाल मेरे जहन में दौड़ रहा है कि वो कौन थी।